आज 26 जनवरी है तो गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ये टॉपिक मेरा है नहीं, लेकिन तब भी मुझे लगा कि यहाँ पर बोलना थोड़ा सा उचित रहेगा, तो फिर मैं बोल रहा हूँ। देखो यार, एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ पर्सन का एजुकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो फिर आगे आपके लिए तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। हालांकि अभी जो इलाहाबाद में, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और गोरखपुर में जो भी घटना घटित हुई है, निंदनीय, मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली और अत्यधिक निंदनीय घटना है। अगर एक व्यक्ति अपनी आवाज़ उठा रहा है, और ये आवाज़ उठाना तो संविधान ने आपको दिया हुआ है, आर्टिकल 19 के तहत ABCDEF यानी 6 आर्टिकल वहाँ पर आपको डिफाइन किए गए, जिसके तहत आपको बोलने की अभिव्यक्ति है आर्टिकल 19A। लेकिन अभी अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो मीडिया का तो कुछ रोल ही समझ नहीं आता है, और उसके साथ में जो भी मतलब हो रहा है, मतलब अत्यंत निंदनीय है। यार, एक व्यक्ति लगातार 3 साल 4 साल तक पढ़ाई करता रहता है, उसके बाद उसका एग्जाम नहीं हो रहा है, या जो भी मतलब इस तरीके के इशूज चल रहे हैं। हालांकि एकदम मुझे कंफर्म था कि ये एग्जाम नहीं होगा। अब मेरे हिसाब से क्या है कि मैं इन सब मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। हालांकि मानवाधिकार आयोग में कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी दायर की हुई है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि इन सभी समस्याओं का एक सलूशन यह होना चाहिए कि जितने भी कमीशन है सारे कमीशन भंग कर देने चाहिए। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी कमीशन का कोई काम नहीं है, ये सारे कमीशन भंग करके एक प्रॉपर कमीशन, जैसे चुनाव आयोग हमारे पास है जिसका काम है कि प्रॉपर 5 साल में चुनाव होना चाहिए, उसी पैटर्न पर मेरे हिसाब से सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक कमीशन गठित करना चाहिए। और जिस कमीशन का काम ये होना चाहिए कि वो प्रॉपर एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। अगर इन केस एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पा रहा है, जिस भी बॉडी का है, जो भी बॉडी कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, उसके ऊपर मानहानि का तो दावा होना चाहिए। और अगर मानहानि का दावा नहीं होता है तो प्रॉपर ड्यूटी वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इस बात पर भी उनके ऊपर केस होना चाहिए। क्योंकि जब तक इस तरीके की समस्याएं मतलब इस तरीके का आयोग नहीं बनता तो इस तरीके की समस्याएं बनती रहेंगी। समस्या हमारे सामने एक सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर अभी यूपी की अगर बात करें, यूपी में इलेक्शन है, 15.04 करोड़ के करीब यहाँ पर मतदाता है। अभी यहाँ पर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद में 10 मार्च को आई थिंक जहाँ तक रिजल्ट अनाउंस होने की डेट आ गई है, यानी 15 करोड़ की काउंटिंग महज 10 दिनों में हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम में 10 लाख लड़का बैठता है और 10 लाख लड़का वो पेपर अटेम्प्ट लेने के बाद में 2 साल 3 साल तक वेट करता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आउट नहीं होता है, एक्जैक्टली पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे उसका आउटपुट क्या है क्या नहीं है। यानी यहाँ पर स्थिति ये है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कि लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग के बाद में सीबीआई जांच बैठती है और फिर ये कहा जाता है कि हाँ भैया 10 साल 20 साल 30 साल के बाद में ये आउटपुट सामने निकल करके आता है कि हाँ इस वैकेंसी में धांधली हुई थी और अब ये वैकेंसी रद्द होनी चाहिए। यार, मजाक बना रखा है चीजों का। आप खुद भी सोचिए, अभी तदर्थ शिक्षक का मामला चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही थी कि यार हमारा काम केवल ये थोड़ी कि हम सबकी समस्याएं सुनते रहे, कुछ गवर्नमेंट की भी अपनी पॉलिसीज होती है, कुछ गवर्नमेंट के भी काम है, जिसको देखो भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा रहा है। गवर्नमेंट का क्या रोल है क्या नहीं है कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जब लड़का आवाज उठा रहा है तो फिर इस तरीके से जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, या जो भी इलाहाबाद या गोरखपुर में हुआ है, जो भी बिहार स्टेट में हुआ, वो अत्यंत निंदनीय है। हालांकि मैं इन सब मुद्दों पर बात करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आज इन सब चीज़ों को देख करके बहुत ही ज़्यादा हृदय द्रवित हो उठा, इसलिए आपको थोड़ा सा बताया। संविधान को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप संविधान को नहीं जानेंगे तो स्थिति बहुत गड़बड़ रहेगी। अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनवरी का महीना जो हमारे लिए होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 12 जनवरी को आपका युवा दिवस मनाया जाता है। इन सब चीज़ों के बाद अगर संविधान की हम बात करें तो बाबा साहब यानी भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा कि ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। कल अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, जितने भी लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो भी है, आप जानते हैं कि हम कितनी ईमानदारी के साथ में काम करते हैं, केवल इसलिए ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। कभी आप उच्च पद पे हैं तो आप चीज़ों को कंसीडर कर पाएं कि क्या सही है क्या गलत है, अदरवाइज क्या ही है। अगर आप एक नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं या हेर फेर करके एक नौकरी ले भी लेते हैं तो उसका कोई आउटपुट नहीं है। हमारी जो बुक चल रही है वो चल रही है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग की हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है। देखो, वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन पर्पस यह था क्योंकि वोगल मेथड मुझे पता है कि बुद्धि में कुछ कम ही चढ़ा होगा, जो मुझे लग रहा है सही है। वोगल से ही क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे होंगे। वोगल अप्रोक्सीमेशन देखो सबसे अच्छा मेथड होता है। हालांकि हम लोग इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है, इस पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि आपको बताया हुआ था असाइनमेंट प्रॉब्लम की शायद कंप्लीट ASSIGNMENT असाइनमेंट प्रॉब्लम पर आई थिंक एक वीडियो बनाई हुई है ना। इसी के साथ में हम लोग चले थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या कहा? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब हम जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के दौरान हमको पता चलता है क्या पता चलता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। एक तो ये चीज़ हम लोग ये समझेंगे पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग में ये 2-3 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी, और ये 2-3 पॉइंट्स आपके पास जा रहे थे। एक फीजिबल सोल्यूशन, एक फीजिबल रीजन, फिर एक बेसिक फीजिबल रीजन, इनिशियल बेसिक रीजन, फिर इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, फिर इसी में आता है ऑप्टिमल रीजन, फिर इसी में आता है ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्या आता है? ऑप्टिमल सोल्यूशन। हम हर स्थिति में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। और उसके बाद हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? दो चीजें। क्या कहा? एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन और दूसरा ऑप्टिमल सोल्यूशन। हालांकि मुझे याद है कि मैंने एक पेट्रोलियम के माध्यम से आपको ये बताया था कि किस तरीके से इन सब चीजों में अंतर होता है, क्या है क्या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपने वॉच किया होगा, अच्छे समझ आ गया होगा। देखो यार, हमारा काम यही रहेगा। अभी यहाँ पर जो इस टॉपिक पर आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, चाहे असाइनमेंट हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, दोनों ही सिचुएशंस में हमको उन दोनों की जरूरत पड़ती है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन की और साथ ही साथ ऑप्टिमल सोल्यूशन की। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऑप्टिमल सोल्यूशन भी अच्छे समझ आ
गया होगा। देखो जितना करीब जितना क्लोज हम बेसिक फिजिबल को ले जाएंगे ऑप्टिमल हमारा उतनी ही जल्दी फाइंड आउट होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? मेरी बात समझ रहे हो? अब चक्कर क्या है कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मतलब ये रीजन हमने सेलेक्ट किया और ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको यहां मिलना है। तो अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन यहां मिलना है तो अगर हम किसी तरीके से बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को इतना बाउंड कर पाए तो हमें लगता है ऑप्टिमल सोल्यूशन को हम जल्दी गेन कर पाएंगे बजाय इस पूरे रीजन के। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर वेरियस टाइप ऑफ मेथड होंगे जिसकी मदद से हम लोग क्या गेन करते हैं, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन गेन करते हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, ऑप्टिमल सोल्यूशन की होती है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यहां पर भी हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम की बात करें, दोनों में बेसिक फिजिबल सोल्यूशन की में रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिलहाल ऑप्टिमल सोल्यूशन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम, इन सब पर वीडियोस शायद नहीं बनाए हुए हैं लेकिन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। समझने का प्रयास करेंगे। यहां से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को गेन करने के लिए कितने मेथड जानते हैं इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास कौन सा आता है? सबसे पहला मेथड कौन सा आता है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है वो कौन सा आता है? मैट्रिक्स मिनिमा। क्या कहा? मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। दूसरा मेथड मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तीसरा मेथड रो मिनिमा मेथड, रो मिनिमा मेथड। चौथा मेथड कॉलम मिनिमा मेथड और पांचवा मेथड वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या फिर इसको कॉस्ट एंट्री मेथड भी बोलते हैं, कॉस्ट पेनाल्टी मेथड भी बोलते हैं, पेनाल्टी मेथड भी बोलते हैं, कई नाम है इसके। ठीक है, यहां पर जो मैट्रिक्स मिनिमा मेथड है इसको मैट्रिक्स मिनिमा मेथड बोलते हैं, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी बोलते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अगर हम इन चार की बात करते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें ये देता है वॉगल, मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन सबसे अच्छा देता है। इस बात का सेंस ये है कि जब ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन तुमको निकाल करके देगा तो ये ऑप्टिमल के बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है, इसलिए ऑप्टिमल सोल्यूशन को निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर बाकी अदर मेथड की बात करें तो शायद एक क्लास में तुमको एक ही क्वेश्चन को कई अलग अलग मेथड से सॉल्व करके दिखा चुके हैं, जिसमें इस बात को मैंने पॉइंट आउट किया हुआ था कि हाउ ईच मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। एक मेथड अन्य मेथड से कितना अलग है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? रिक्वायरमेंट हमारी पूरे ये जो एलपीपी चल रही है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो चल रहा है, इस पूरे में हमारी एक ही रिक्वायरमेंट होगी कि हमको मिनिमम चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, एवरीथिंग जो भी होगा वो सब हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको चाहिए होगा, कम से कम, यानी जो भी परिवहन में आय और व्यय जो भी हो रहा है वो कम से कम हो, मतलब आय अधिक हो और व्यय कम हो। मेरी बात समझे या नहीं समझे? वॉगल अप्रोक्सीमेशन इसमें सबसे अच्छा मेथड है और मैंने कहा था कि वॉगल पर ही आपको क्या करनी है, कमांड करनी है। अभी क्या है कि ये लास्ट क्लास में बता दिया था लेकिन मुझे समझ आ रहा था कि बुद्धि में कम चढ़ेगा और अंततः वही हुआ जो मैंने सोचा था। पूछने पर पता चला कि हाँ सवाल नहीं लग रहे हैं। तो फिर देखते हैं कि अभी आज की क्लास में हम लोग चीजों को कितना गेन कर पाएंगे और कितना सीख पाएंगे। वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड पर बेस्ट है, एक क्वेश्चन बता दिया था। अभी आज की क्लास में क्या है, एक क्वेश्चन क्या पिक कर लेना चाहिए। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम पैटर्न पर है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम पैटर्न पर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया सवाल है। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट सेम है, समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्लास में जो एल को बताई थी, जैसे वो वाली जो असाइनमेंट प्रॉब्लम जब पढ़ा रहे थे तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक बार में पूरी एल को मैंने नहीं बताई थी, हर क्लास में धीरे धीरे उसको याद कराते चल रहे थे। एक क्लास इसकी हो चुकी है जिसमें वॉगल के बारे में काफी कुछ बता दिया था। आज की क्लास जो होगी इसमें वॉगल को पूरा फाइनल कर देंगे। ठीक है, हर एक की एल को याद हो जानी चाहिए क्योंकि बगैर एल को क्या वहां पर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वॉगल अप्रोक्सीमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जितने मेथड है हर मेथड को एक ही क्वेश्चन पर लगाओगे तो हर मेथड से अलग अलग आंसर आएंगे। हर मेथड के कुछ अपने प्रोज हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ मतलब अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। जैसे कि अगर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन सबसे फास्ट ट्रैक पर जो आंसर देने वाला मेथड है वो कौन सा है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड है। सबसे फास्ट यही आंसर देता है। इसकी खास बात क्या है, क्योंकि ये कम स्पेस कवर करता है और कम टाइम कंज्यूम करता है और बहुत फास्ट ट्रैक पर आंसर देता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं, मेरी बात समझे। अगर हम वॉगल अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो वॉगल अप्रोक्सीमेशन सबसे अच्छा मेथड है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक क्या आता है, बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग मेथड है। क्या है? बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग मेथड है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो हर मेथड की कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां हैं। अगर वहां पर आएगा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिखने के लिए तो लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? बाद में नौटंकी तो नहीं करने लगोगे कि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। चलिए, अनूप मार्क्स के अंदर मुस्कुराते हुए, लेकिन मैं उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी आंखों से समझ गया, फेस तो उनका दिख ही नहीं रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। 9 को रो वाइज बोलो, रो वाइज बोलो। 1 से 5 1 3 3 3 3 5 4 6 4 4 3 4 1 4 2। ठीक है, फिर जरा बोलो। 34 15 12 19 21 25 17 और 7 दोनों 2 टाइम्स 17 और 17। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। इन सबका सम यार देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, कितना आ रहा है? 80। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या बताया था भैया? अभिनंदन यार, तुम यार बहुत ज्यादा मिशन पे रहते हो। अभी तो सारे कॉलेजेस बंद हैं। हाँ, चलो समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है।
देखो यार कुछ लोग मुझे बार बार मेल कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है, हर वीडियो में सोच रहा था कि बना दूंगा। देखो यार मेरे पास इतना समय नहीं होता, और ये जो भी तुम क्लास देख रहे होते हो, ये जो क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, अलग से हम बैठ के रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस लगातार लगी होती है, मेरे पास समय नहीं रहता है। मुझे समय मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाऊँ। जिन भी लोगों के पास मेरा मेल आईडी, यार मुझे एक एक चीज को डेली मेल नहीं किया करो, क्योंकि ऑलरेडी भी गेट का एग्जाम लगा हुआ है, मेरे पास पर डे 50-60 मेल डेली मैं खुद रिसीव कर रहा हूँ। अब फिर मुझे लगता है मेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें तुम लोग दंदफंदी वाली बातें करने लगते हो। अरे मुझे भी यार अच्छा लगता है कि मतलब आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैं भी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी समस्या समझो, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, और ये कोई कुछ लोग ये आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन के लिए बोल रहे थे, मुझे समय मिलेगा मैं उसकी प्रिपरेशन करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि अगर आप फॉर्म फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। अच्छा कंपटीशन है, कुछ वीडियो तुमको देखने को मिल जाएंगे, ऑलरेडी उसमें पड़े हुए हैं। फिर भी अगर मुझे समय मिलता है, क्या करना है सभी को, जो मुझसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स जिनको भी रिक्वायरमेंट है, तो इधर उधर कमेंट बार बार नहीं करना है, तुमको अपने क्वेश्चन को कलेक्ट करना है। जो भी तुमको आर्टिकल नहीं समझ रहा, उस आर्टिकल को प्रॉपर नोट डाउन करते जाओ, फिर मुझे प्रॉपर मेल करना, मैं देखता हूँ किसी एक दिन एक लंबी क्लास करके चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश होती है कि सभी की समस्याओं को पूरी तरीके से मैं शॉर्ट आउट कर पाऊँ, लेकिन शायद उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ, फिर भी देखते हैं। हाँ, अपने सवाल पर आते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था? सबसे पहला स्टेप बताया था कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये कॉमन सी लॉजिक सी बात है कि कंपनी अगर आपको प्रॉपर चलाना, तो डिमांड जितनी डिमांड उतनी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। बोलो होगी या नहीं होगी? कई बार मार्केटिंग में ये फंडा होता है, कई बार जानबूझ के शॉर्टेज की जाती है। क्यों शॉर्टेज कर दी जाती है? ताकि पब्लिक की डिमांड बढ़ जाए। जब पब्लिक की डिमांड बढ़ती है, तो फिर आप जानते हैं आदमी 3 के 13 देने को तैयार हो जाता है। तो ये मार्केटिंग का एक फंडा होता है। अभी हम लोग मार्केटिंग को ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तब क्या होगा? तब भी उसका रॉन्ग इंपैक्ट पड़ेगा, कस्टमर कटने लगेगा। कस्टमर कब तक वेट करेगा? अब देखो वो एक वो क्या बोलते हैं, सिनेरिया आती है, सिनेरिया एक आंखों की मेडिसिन होती है, रेक वेक की आती है, पहले मैं इस्तेमाल कर रहा था, पिछले साल से बनी नहीं रही है, और दूसरी कंपनी की इस्तेमाल करने लगे, क्या होगा? अब हम कटे कि नहीं कटे? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या है कि जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो कस्टमर कटने लगेगा, तब भी कंपनी का लॉस होगा। और सेकंड केस, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, डिमांड बहुत कम है, प्रोडक्ट की क्वालिटी मतलब लोगों को इस तरह लगने लगा बहुत घटिया टाइप का प्रोडक्ट है यार, मार्केट में इतना ज्यादा अवेलेबल रहता है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तब भी क्या है, प्रोडक्ट घटिया नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा प्रोडक्ट घटिया है, लेकिन एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, और जो कंज्यूमर है उसका जो एक सोचने का तरीका, उस पर चर्चा की जा रही है। इसलिए ये हमेशा क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर इनकेस ये दोनों इक्वल नहीं होते तो हमें क्या करना होता है? डमी रो या डमी कॉलम का इस्तेमाल करना होता है। क्या करना होता है? डमी रो या डमी कॉलम का इस्तेमाल करना होता है। डमी रो तो मतलब समझते हो ना, पूरी रो में 0 0 0, और यहाँ डिमांड के सप्लाई में जितने की कमी हो रही है उतना ऐड कर देते हैं। आगे बढ़ा जाए? ठीक है, फिर समझने का प्रयास करते हैं। स्टेप नंबर 1 से हम लोग आ रहे हैं, इसको वोगेल अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, वोगेल अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना है, और देखते हैं कि क्या हो सकता है। 5 1 5 1 3 3 5 1 3 3 3 3 5 4, फिर 6 4 4 3 4 1 4 2। यहां से ये नंबर्स को हम लोग इसी पैटर्न पर लिखेंगे, 34 15 12 और 19। यहां से बोलो जरा 21 25 17 और 17। यहां से 80। तुमको क्या करना होता है? पेनाल्टी जनरेट करनी होती है। पेनाल्टी जनरेट करने के लिए क्या करना होता है? लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट, हाँ स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बीच का सब्ट्रैक्शन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन बताया था उसमें ऐसा कोई केस ही नहीं मिला था जिसमें कि लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट दोनों सेम हो जाए, यानी स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट दोनों सेम नहीं हो रहे थे। याद आया? नहीं याद आया? लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन बताया था उसमें ऐसा कोई केस ही नहीं था। अब देखो ये वाला केस क्यों इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्यों पूछा? क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट दोनों क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें स्मॉलेस्ट 3 और सेकंड स्मॉलेस्ट 4, तो वेरिएशन कितने का आया? 1 का आया। यहाँ पर देखो तो ये 1 और ये 1, देखो पेनाल्टी 0, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से बताया था ये वाला। अच्छा, तो फिर वो नहीं करोगे, तब फिर वो नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि फिर अगर ऐसा करोगे तो तुमको फिर दिक्कत आ जाएगी दो सिचुएशंस में। एक, जबकि हमें डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना होगा तो डमी रो में सारे 0 हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? एक सेकंड केस तब भी तुम्हारे सामने क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि तुमको पूरा, जब 2/2 का तुम्हारे पास ब्लॉक आ जाएगा, 2/2 की ब्लॉकिंग होगी, और मान लो कि तुम्हारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो कुछ 10 10 की आ गई, अब तुम फिर माइनस किससे करोगे? नहीं मेरी बात समझे? हाँ 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 हाँ, अगर कॉस्ट दोनों सेम हो जाएंगी, अगर दोनों कॉस्ट सेम हो जाती हैं तो फिर 0 मेंशन करोगे। नहीं, स्टार्टिंग पे भी कर दोगे। ठीक है, स्टार्टिंग पर भी कर देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर कॉस्ट एंट्री, क्या कहा? अगर कॉस्ट एंट्री स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट दोनों सेम हो जाती हैं तो हमें क्या करना है? उन्हीं दोनों को सेपरेट करना है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुमको बता देते हैं। अगर तुम ऐसे कुछ समय के लिए नेगलेक्ट कर देते हो कि स्मॉलेस्ट हमने ले लिया 1 और सेकंड स्मॉलेस्ट ले लिया 3, तो जो पेनाल्टी आएगी वो 2 की आ जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझने का प्रयास करना। कुछ क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे टैली होंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे टैली नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं मेरी बात समझे? ठीक है, अच्छा ये मुझे पता था कि दिक्कत आने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13, ये दो केस ऐसे हैं जिसमें ये वाला जो रूल बताया था वो काम नहीं करेगा। मेरी बात समझे? नहीं मेरी बात समझे? आंसर आ गया? नहीं, हाँ,
देखते हैं। अच्छा, ऐसा इम्पॉसिबल है यार, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, दिस इज अ बर्निंग क्वेश्चन, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है और अक्सर इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। चलो देखते हैं, श्वेता की कॉपी को बाद में रीचेक करेंगे, पहले अपने सोल्यूशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पेनाल्टी हमारे पास ये जनरेट हो गई, अभी पूरी पेनाल्टीज नहीं जनरेट हो पाई है। क्या क्या मिल रहा है यहाँ से बोलो, पेनाल्टीज में क्या क्या मिल रहा है? 2 2 0 1 1, ठीक है, 2 0 1 1, ठीक है। समझने का प्रयास करते रहेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि हम तुम्हें चीजों के बीच में कुछ अंतर बता पाएं। ठीक है, देखो यार, ये जो ये एलपीपी हम पढ़ा रहे हैं, ये विनोद कुमार बुक से पढ़ा रहे हैं। किस बुक से पढ़ा रहे हैं? विनोद कुमार। ठीक है, हालांकि जो हम तुमको एलपीपी पढ़ाएंगे वो एलपीपी कई बुक्स का एक कॉम्बिनेशन होगा। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये अंतर तुमको अभी जैसे जैसे टॉपिक्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे तुमको अंतर समझ में आता जाएगा। तुमको हर चीज बताते हुए रहेंगे किस बुक में क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो देखते हैं कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। पेनाल्टीज, अगर हम लार्जेस्ट पेनाल्टी देखें तो लार्जेस्ट पेनाल्टी कितनी जा रही है? 2 जा रही है। लार्जेस्ट पेनाल्टी जब हमारे पास 2 चली जाती है तो 2 के जाने के बाद में हमको लोवेस्ट कॉस्ट चुनना होता है, मैक्सिमम एलोकेशन देना होता है। अच्छा, लीस्ट वैल्यू पर मैक्सिमम एलोकेशन, मुझे लगता है लीस्ट वैल्यू ये चली जाएगी और इस पर हमें लगता है कितना चला जाएगा? 25। मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं तो तुमको क्या करना है? तुमको भैया क्या करना है? तुमको यहाँ पर C1, C2, C3 और C4 इस तरीके से मेंशन कर लेना है। यहाँ से R1, R2, R3 और R4 ये मेंशन कर लेना है। मेरी बात समझे? ताकि तुमको अंतर समझ में आए। बोलो कौन सा ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा? कौन सा ब्लॉक कैंसिल होगा? C2 कैंसिल हो जाएगा पूरा। C2 पूरा कैंसिल होगा तो जो यहाँ से बच रहा है वो बच रहा है C1, फिर C3, फिर C4, फिर R1, R2, R3, R4। मेरी बात समझे या नहीं समझे? मेरी बात सभी लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? आगे बढ़ा जाए, यहाँ से देखते हैं। C1 की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो रही है? 5 3 6 4, आफ्टर देन 3 5 4 4, फिर 3 4 3 2। ठीक है, यहां से कुछ हमें और भी देखने को मिलता है। 25 शायद 9, शायद कितना? 9। फिर बोलो जरा, बाकी सब सेम आ जाएगा। 12 19, यहां से बोलो जरा 21 17 17। क्या बात है भाई, क्या ही दिक्कत है तुम लोगों को? यहाँ पर ये जो ग्रीन से इसको बोलते हैं पेनाल्टीज। यहाँ पर भी ये क्या है? पेनाल्टीज। यहाँ पर भी फिर मैंने पेनाल्टी लिखा। पेनाल्टी के लिए हमें क्या करना होता है? स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना होता है। अब स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना जनरेट हो जाता है? यहाँ से 0 जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है? 0। यहाँ से जरा बोलो कितना जनरेट होता है? 1। यहाँ से बोलो जरा कितना जनरेट हो जाता है? 1। यहाँ से बोलो जरा कितना जनरेट होता है? 2। यहाँ से भैया बोल दो शायद 1। यहाँ से बोल दो शायद 1। यहाँ से बोलो शायद 1। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अभी अगर लार्जेस्ट पेनाल्टी की बात करता हूँ, लार्जेस्ट पेनाल्टी मुझे लगता है इस पर चली जाएगी। बोलो जाएगी या नहीं जाएगी? 2 पर जाने के बाद में मुझे लगता है कि लोवेस्ट कॉस्ट जो हमारे पास है वो कितना है? 2। तो इस पर मैक्सिमम एलोकेशन कितना जाएगा? 17। 500 बार पढ़ा है कि मैक्सिमम एलोकेशन की बात करते हैं लेकिन देते मिनिमम है। मेरी बात समझे नहीं समझे? कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है। कल तुम भी कंपनी खोल के बैठोगे, तुम तुम्हारे पास भी जो आएगा उसको तुम अपनी प्रॉपर्टी के उसके नाम नहीं कर दोगे। भाई कोई आएगा कहेगा भाई हमको जॉब चाहिए, तो तुम क्या करोगे? बार्गेनिंग करोगे ना, नेगोशिएशन करोगे ना, उसको बोलोगे कि हाँ भाई हम तो तुमको 10,000 दे पाएंगे, 20,000 दे पाएंगे, 30,000 दे पाएंगे, जैसी तुम्हारी सामर्थ्य होगी। अब ऐसा थोड़ी होगा कि वो आएगा तुम कहोगे कि लाओ निकालो स्टाम्प पेपर, अभी अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहे हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो यहाँ पर हमने 500 बार कहा कि क्या लिखते हैं? बोलते हैं मैक्सिमम एलोकेशन, देते हैं क्या? मिनिमम। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट पर मैक्सिमम एलोकेशन किया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। 17 क्या बताओ, इसमें कौन सा ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा? C4 कैंसिल हो जाएगा। जैसे C4 कैंसिल होता है तो अब हमारे पास कुल मिलाकर के जो एंट्रीज बच रही हैं वो कौन कौन सी बच रही हैं? C1 और C3 बच रही हैं। यहां से तुमको देखने को मिलता है R1, R2, R3 और R4। बोलो भाई अभिनंदन, बात समझ आ रही है? नहीं बात समझ आ रही? कुछ नहीं समझ आ रहा है? ओह गॉड, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। कहां से नहीं? कहां से? बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं समझ आया? हाँ अच्छा, नहीं अभी पूछते रहो यार, फिर ऑफलाइन का मतलब ही क्या रहेगा? पूछो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पैसा दे रहे हो यार, फीस दे करके पढ़ा रहे हो, फ्रेम थोड़ी पढ़ा रहे हो। यहाँ से बोलो C1 और C3। C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 3 6 4, 5 3 6 4। फिर यहाँ से बोलो जरा 3 5 4 4, 3 5 4 4। यहाँ से कुछ हमें और भी कुछ देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? जो बच रहे हैं मुझे लगता है शायद 9 15 12, 9 15 12 और 2। यहाँ से बोलो जरा बिल्कुल सही, 21 और 17। बोलो बनता है या नहीं बनता है? अभी हमको क्या करना है? अभी हमको क्या करना है? यहाँ से वापस से पेनाल्टीज को देखना है। यहाँ से पेनाल्टी 0 2 2 2, 12 के नीचे 19 होगा। इसके पहले यहाँ पर भी तो देखो ये चेंजमेंट हमें देखने को मिला था। कहाँ पर देखने को मिला था? ये देखो 25 34, तो फिर कितना बच गया था? 9। अच्छा शायद ये चीज नहीं समझ आ रही होगी। जो भी हम एलोकेट कर देते हैं, जैसे ये 25 नंबर जाएगा तो फिर ये वाला ब्लैक मतलब जो ब्लॉक है पूरा फिल हो चुका है, इस पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं। और इस पेनाल्टी निकालने का तरीका बता तो रहे, स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस, अंतर घटाना, समझने का प्रयास करेंगे।
इसमें स्मॉलेस्ट 4, सेकंड स्मॉलेस्ट 6, 6 और 4 के बीच का अंतर निकाल दो। इसी अंतर को, जिसको लोअर क्लासेस में बोलते थे डिफरेंस, उसी को अब हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं पेनाल्टी। क्या बोलते हैं? पेनाल्टी। यानी कुल मिलाकर के ऊपर का रैपर चेंज कर दिया कि अंदर का सारा प्लॉट भैया वही चल रहा है, कुछ नहीं बदला है। कुल मिलाकर क्या करना है? घटाना है। एक आम भाषा में बोले तो क्या करना है? घटाना है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब यहाँ से जब 4 लोवेस्ट सेकंड लोवेस्ट दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो पेनाल्टी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यहाँ से पेनाल्टी कितनी आएगी? 2 आएगी। यहाँ से बोलो पेनाल्टी कितनी आ जाएगी? हाँ समझ गए। और फिर यहाँ से बोलो जरा पेनाल्टी कितनी आएगी? 2। यहाँ से पेनाल्टी कितनी आ जाएगी? 1। यहाँ से पेनाल्टी कितनी आ जाएगी? 1। ये देखो 3 बार 2 आ गए हैं। जब पेनाल्टी सेम हो जाती है तो हमें क्या करना होता है? जब पेनाल्टी सेम होती है तो फिर हम कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट और उसका एलोकेशन दोनों का रिजल्टेंट सबसे मिनिमम किसमें है? मेरी बात समझे? जैसे कि देखो मेरी बात समझने का प्रयास करना। जैसे पेनाल्टी 2-2-2 मान लेते हैं, ये वाला हमने 2 सेलेक्ट किया, तो इस 2 के सामने इनको कॉस्ट बोलते हैं। अभी तक कोई भी क्लास नहीं अटेंड की है। ये एक तरफ डिमांड, ये सप्लाई, ठीक, ये डिमांड ये सप्लाई। तो जो बीच की एंट्रीज देख रहे हो, इनको, ये मैट्रिक्स है पूरी, बीच की एंट्रीज को मैट्रिक्स में बोलते हैं एलिमेंट, यहां पर बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। बुक में देखोगे वहां पर वर्ड तुमको देखने को मिलेगा कॉस्ट, COST, कॉस्ट, ठीक है? नहीं मेरी बात समझे? तो ये जो बीच की एंट्रीज है इनको क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट। ये भी एक कॉस्ट है, ये भी एक कॉस्ट है, ये भी एक कॉस्ट है, ये भी एक कॉस्ट है। मेरी बात समझे? नहीं समझे? समझ गए? आगे बढ़ा जाए। कहां तक हम लोग पहुंचे थे? क्या तुमको समझाने की कोशिश कर रहे थे? तुमको बता रहे थे कि अगर पेनाल्टी सेम हो जाती है तो हमें कॉस्ट चेक करना है। कॉस्ट चेक करने का मतलब ये होता है कि ये कॉस्ट अपने इस एंट्री और इस एंट्री के साथ में कितना आउटपुट दे रहा है, ठीक है? देखना, अगर हम चेक करें, कौन सा चेक कर ले? R2। सब कुछ ठीक चल रहा है? पक्का? देखो हमने ये वाला 2 लिया, जब इस 2 को लिया तो इस 2 के सामने लोवेस्ट कॉस्ट 4 जनरेट हो जाएगा। अब इस 4 पर हमें 2 एलोकेशंस हैं, एक 12 और एक 17। किसी एक को भी चुनना होगा, जो छोटा जाएगा वो लेना होगा। जैसे 12 चौक 48 और 17 चौके 68, छोटा कौन सा है? 48। इसका मतलब इस 4 के लिए ये जाना चाहिए। लेकिन ये तो तब होता ना जब पेनाल्टी कैसी होती? पेनाल्टी सेम होती। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं मेरी बात, जब पेनाल्टी डिफरेंट होती। अभी क्या है? पेनाल्टी सेम है। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि सर अगर ये वाला पेनाल्टी ले सकते हैं तो ले ये भी सकते हैं। बात तुम्हारी सही है। अगर इस पेनाल्टी को लेते हैं तो लीस्ट कॉस्ट हमारे पास क्या जनरेट होगा? 3। अगर लीस्ट कॉस्ट 3 जनरेट होता है तो 3 पर हमको देखना होगा कि हमारी वैल्यू क्या जा रही है। 21 का 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 63, और फिर 15 का 3 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या मिला? 45। नहीं मेरी बात समझे? एडॉप्टेबल कौन सा था? 45। लेकिन पेनाल्टी दोनों में क्या हो गई है? सेम हो गई है। जब पेनाल्टी सेम हो जाएंगी तब तुमको देखना होगा कि सबसे छोटा इन सब में कौन सा है, और इन सब में सबसे छोटा कौन सा जा रहा है? 45 जा रहा है, 45 जा रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं क्लियर हुआ? अब जरा फिर एक तीसरा केस देख लेते हैं कि अगर हम ये वाली पेनाल्टी को सेलेक्ट करते हैं, कौन सा? ये वाला। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक हमें नंबर 3 देखो ये वाला देखने को मिलेगा। ये हमें नंबर 3 देखने को मिलता है। तो यहां से 9 तियां 27 और 17 तियां 51, यानी 27 और 51। मेरी बात समझे या नहीं समझे? समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? अब हम जो अडॉप्ट करेंगे वो ये वाला 3 अडॉप्ट करेंगे। कौन सा? ये वाला। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा ऊपर वाला क्यों नहीं कर सकते हैं? तो तुम्हारे सवाल का जवाब जो है वो इसमें नहीं है। 6.7 जो आर्टिकल है मूविंग ऑप्टिमल सोल्यूशन, उसमें छुपा हुआ है। आगे बढ़ा जाए? हाँ बोलो भैया कृतिका, क्या जानना चाह रही हो? बोलो। चलो ठीक है 27 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 27 पे करते हैं, तुमको समझ आ जाएगा अभी हम ऐसा क्यों कर रहे थे। 27 को अगर हम लेते हैं तो फिर 27 में जो ब्लॉकिंग हमारी जाएगी वो कौन सी चली जाएगी? 9 की चली जाएगी। मैक्सिमम एलोकेशन यही जाएगा। तो फिर ये वाला पूरा ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा। जब ये वाला पूरा ब्लॉक कैंसिल होता है तो अब हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? C1 बच रहा है, C3 बच रहा है, साथ में R2 बच रहा है, R3 बच रहा है, R4 बच रहा है। यहाँ से क्या मिल रहा है? 3 5 6 4 4 4। यहाँ से तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? 9 17 में से 9 चले गए 8, यहाँ से 15, यहाँ से 12, यहाँ से 2, यहाँ से 21। ठीक है? यहाँ तक पेनाल्टी स्पीड जनरेट करेंगे, पेनाल्टी 0 2 2 ही जनरेट होगी। यहाँ से पेनाल्टी 1 और 1, यहाँ से पेनाल्टी 1 और 0 जनरेट हो जाएगी। कोई समस्या? वापस से अगर हम चेक करें तो 8 चौक 32, 12 चौक 48। पेनाल्टी दोनों में सेम हो गई है ना। जो पेनाल्टी लेते हैं उसके आगे एरो खींच देते हैं। याद रखना, अगर हम इस पेनाल्टी को लेते हैं तो ये 4 सेलेक्ट करना पड़ेगा। 8 चौक 32, 12 चौक 48। छोटा कौन सा जा रहा है? 32 जा रहा है। लेकिन ये वाली पेनाल्टी भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो 8 पंच 40 और 15 पना 75। नहीं मेरी बात समझे? 3 हो जाएगा। ये बात सही है। अगर 3 को सेलेक्ट करते हैं तो 21 तिहाई 63 और 15 तिहाई 45। अब मुझे लगता है कि 63 और 45 सबसे छोटा इन सब में कौन सा जा रहा है? 32 जा रहा है। 32 कहाँ से मिल रहा था? यहाँ से मिल रहा था। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं मेरी बात समझ आई? आ गई बात समझ में? यहाँ से आपको 8 देगा,
जब 8 दिया तो ये वाला पूरा ब्लॉक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको चाहिए पूरा 12, 8 इसके पास आ चुका है तो 4 यहां से दिया जाएगा, बोलो दिया जाएगा, तभी 8 4 12 होगा। अच्छा 21 की ब्लॉकिंग जो जा रही है इसको हमें समझना होगा। 15 इसको देना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ में कोई छेड़छाड़ हो नहीं सकती है, तो यही हमारे पास बच रहा है। 15 4 19 और 2 21। कोई समस्या यहां तक नहीं क्लियर हुआ यहां तक क्लियर? बढ़ा जाए आगे, ठीक है। लास्ट क्लास में चेक करने का तरीका बताया था, इसको याद रख करना यहाँ से। लास्ट क्लास में तुमको चेक करने का तरीका बताया था, क्या चेक करने का तरीका बताया था? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन चेक करने का तरीका बताया था। क्या था? m प्लस n माइनस 1। m किसको बताता है? नंबर ऑफ रोज को। n किसको बताता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। और -1 नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4 है। कॉलम्स कितने हैं? 3 है। 4 4 8 है। 8 में से गए तो 7, एलोकेशन 7 होनी चाहिए। इसी ओरिजिनल मैट्रिक्स को वापस से कॉपी पेस्ट करोगे। ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को अच्छा क्या करना है? कॉपी पेस्ट कर देना है। 3 3 5 4, फिर हमें क्या देखने को मिलता है? 6 4 4 3, फिर हमें क्या देखने को मिलता है? 4 1 4 2। कोई समस्या? यहां से डिमांड और सप्लाई को भी जरा प्लॉट करो, कितना देखने को मिलेगा? 34 15 12 19 17 17 25 और साथ में 21। हाँ यार, अब जरा देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिल रहा है। मुझे R3 C3 की पोजीशन पर 8 दिख रहा है। R3 और C3 यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? R3 और C3 8, फिर इसके बगल में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 4, 4 के नीचे यहाँ से 2 देखने को मिल रहा है, 3 R2 पर 15 देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर हमको देखने को मिल रहा है 3 पर 9, R1 C3 R1 C3 3 पर कितना? 9, और इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर 17, फिर इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है? 1 पर 25। पहले तो ये चेक करो एलोकेशन सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 सही जा रही है। एलोकेशन 7 ही हमारे फॉर्मूले से भी आ रहा था, 7 ही ये जा रहा है। इसी के साथ हमको क्या चेक करना होता है? हमको चेक करना होता है कि डिमांड और सप्लाई बैलेंस है या नहीं है। 17 9 8 17 25 15 4 19 2 21 17 2 19 सही है, 8 4 12 एकदम सही है, 15 और 25 और 9 34 सही है। बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखो यार तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, आंसर क्यों नहीं आएगा जरा देख लेते हैं। इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। जरा मल्टीप्लाई कराओ, बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 195 आ रहा है? हाँ देखो यही है क्या? टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या हमें देखने को मिलता है? 1 × 25 3 × 9 प्लस 3 × 15 प्लस 6 × 4 प्लस 4 × 8 प्लस 4 × 2 प्लस 2 × 17। ठीक है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करा करके बताओ जरा आउटपुट क्या आ रहा है। सबको जोड़ो घटाओ जल्दी से, कैलकुलेटर इस्तेमाल किया करो। 25 27 45 फिर 24 32 8 34, जोड़ दो भैया जरा। 7 5 12 12 5 17 4 21 23 23 8 23 8 31 और 4 35 35 3 6 6 9 11 11 15 17 19 195। देखो यही आंसर है क्या? सेम टैली हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए। उसमें देखो एलोकेशंस दिए होंगे, कॉस्ट को कितनी एंट्रीज दी जा रही है, देखो टैली कराओ, कॉस्ट की एंट्रीज नहीं। हाँ सब सेम है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए आप जानते हैं जब खुदा मेहरबान तो खुदा पहलवान, और कोई बात नहीं। कभी कभी मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखो समय मेरे पास बहुत कम है। हाँ 1 मिनट, संदीप देखिए बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ संदीप बोलो। डन, ठीक है। देखो समय बहुत कम है, इसलिए मैं क्या है कि यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं इस जगह से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हो सकता है। नोट करेंगे क्या? ठीक है, डन, ठीक है। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तुम्हारी बात यार एकदम सही थी, मैं इसीलिए बोल रहा था मेरे हिसाब से आंसर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या है ना, ये वाला 3 अडॉप्टेबल होना चाहिए था। ये वाली पोजीशन देखो टैली हो रही है बुक से, वाली टैली नहीं होनी चाहिए, हो रही है सेम। और देखो वो जो पूछ रहे हो ना अनूप, अगर वो वाला हम ये वाला अडॉप्ट करेंगे तब वो एकदम बैलेंसिंग पर चलता चला जाएगा, 2/2 पर चलता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं 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 आंसर नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, वो टैली हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा है ना, पता नहीं क्या देखते हैं हम, बार बार बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ओवर नहीं भाई, उसमें देखो किसको कितना कॉस्ट दिया जा रहा है, वो तुमको बार बार बताया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, उससे आंसर आएगा,
देखो ये वाली एंट्रीज टैली कराते हैं, उसमें सब दे रहा है कि किसको किस कॉस्ट पे कितनी डिमांड कितनी सप्लाई जाएगी, वो सब दे रहा है। उसको देखो वहां से देखो टैली कराओ, दे रहा होगा 12 पर 25, देखो ऐसे दे रहा होगा x12 पर 25, पता नहीं क्या देखते हो, ये पूरा सेम टैली हो रहा है, सब कुछ सेम टैली हो रहा है। रफ कर रहे हैं। मूविंग टू ऑप्टिमिलिटी, क्या कहा, मूविंग टू ऑप्टिमिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। मूविंग टू ऑप्टिमिलिटी का मतलब क्या होता है, और जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाता है, जो क्वेश्चन है वो कहां से पूछा जाएगा, वो यहीं से पूछा जाएगा जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी तुम्हारे पास मेथड है इन सब में तुम प्रायोरिटी पर किसको रखोगे प्रायोरिटी पर रखोगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को। ठीक है, कौन सा केस बताया जाए, कौन सा केस बताया जाए, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ रुक करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ रुक करेंगे, किसकी तरफ रुक करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम लोग रुक करेंगे। आर्टिकल 6.7 मेरी बुक से है पेज नंबर 225, मेरी बुक से है पेज नंबर 225, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या समझाना चाहते हैं और क्या तुम समझने का प्रयास कर रहे हो, दोनों ही चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले बुक का मेथड बता रहे हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि तुमको क्या हम बार बार चिल्ला के समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसको बोलो जरा, डिमांड और सप्लाई यहाँ सब दिया जा रहा है, क्या है, D1 D2 D3, D1 D2 D3 7 3 4, हाँ यहां से, ठीक है, यहां से हमको यहां से देखने को मिलेगा डिमांड और सप्लाई, समझते रहना जरा ध्यान से। यहां से बोलो क्या कॉलम वाइज दिया जा रहा है, 5 5 10 मतलब समेशन ऑफ ए आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ बीजे, एकदम सही है। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों सेम होते हैं तो फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें आगे सिस्टम को प्रोसीड कराना है। ध्यान देंगे जरा, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। देखो दिया गया है ना, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड को अप्लाई करने जा रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या आगे करेंगे। यहां से 2 3 5 देन 4 1 5, ठीक है। लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड सुना पाओगे श्वेता, क्या करते हैं लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, पूरा एल्गो क्या है उसका, नहीं पता, बताओ कृतिका, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में क्या करते हैं, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड बोलो, बिल्कुल सही जवाब है, बढ़िया। क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, 1 पर हम कितना देंगे एलोकेशन, 1 देंगे, फिर हमें क्या करना होता है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर यहाँ पर 2 होगा, फिर हमें क्या करना है, उससे बड़ा एलिमेंट सर्च करना होता है, 2 मिलता है। अब क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 है तो इसका एलोकेशन कितना जाएगा, 2 जाएगा। मेरी बात समझते रहना, जैसे यहाँ पर हम एलोकेशन 1 देते हैं वैसे ये 1 क्या होता है, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर कितना बच जाता है, 0 बच जाता है, और यहाँ पर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब 1 से बड़ा नंबर सेलेक्ट करते हैं, 1 से बड़ा नंबर हमको क्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है। इस सिचुएशन में एलोकेशन देखो 4 बड़ा है कि 2 बड़ा, 4 है, देते मतलब लिखते हैं मैक्सिमम एलोकेशन लेकिन देते मिनिमम है, तो मतलब हमें कितना देना होगा, 2 देना होगा। जैसे 2 दिया तो यहाँ पर कितना बच जाता है, 2, और यहाँ पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर हम सर्च करते हैं 3, देखो एक ये 3 है लेकिन 3 में एलोकेशन यहाँ पर 0 है, 5 और 0 में 0 छोटा, तो 0 देने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर हम इस 3 को सेलेक्ट करेंगे। जब इस 3 को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 0 ये है, इसलिए ये भी 3 टच नहीं होगा। अब तीसरा 3 हमें ये देखने को मिल रहा है, इन दोनों में छोटा जा रहा है ये, मतलब मैक्सिमम जा रहा है 2, तो 2 एलोकेशन दिया जाएगा। इसके बाद में 3 से बड़ा नंबर हमको 4 देखने को मिलता है, 4 में इस 4 को सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लोवेस्ट हमारे पास 0 जा रहा है, फिर दूसरा हमारे पास 4 ये आ रहा है, और इस सिचुएशन में यहाँ से 2 इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 4 के बाद में बड़ा नंबर 5 आता है जो कि मैट्रिक्स में अवेलेबल है, ये 6 पिक कर लेते हैं। जब 6 को पिक करते हैं तो देखो जब 2 आया तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर अब ये अब यहाँ से 7 को ले लेते हैं तो 3 2 5 ये वाला 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये तब तक प्रक्रिया चलती रहती है और जब तक कि ये सब 0 नहीं हो जाते हैं, तो डिमांड और सप्लाई सब बैलेंस हो चुका है, सब 0 हो चुका है। ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर उन्हीं को मेंशन करना है जो स्टार्टिंग में तुमको दिया गया है 4 1 5, अदरवाइज तुमको टैली कराने में होगी दिक्कत। मेरी बात समझे या नहीं समझे, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। आर के गुप्ता एक बुक है, कौन सी बुक है, आर के गुप्ता। तो आर के गुप्ता बुक आप परचेज परचेज नहीं करना, आर के गुप्ता बुक में जब तुम देखोगे तो जब वो सॉल्व करते हैं तो वो इसी तरीके से 0 0 करते चले जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, विनोद कुमार या यूजी लेवल की जितनी बुक्स होती हैं उसमें हम देखते हैं कि ये डिमांड और सप्लाई हमारी बैलेंस है या नहीं, जैसे 3 2 5 1 2 2 4, 3 2 5 2 1 3 और 2, उसमें क्या करते हैं वो तब तक सिंप्लीफाई करते जाते हैं जब तक कि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या नहीं हो जाए, शून्य नहीं हो जाए। जैसे शून्य हो जाती है सारी, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, इसलिए बता रहे थे कि ये जो बुक हम तुमको पढ़ा रहे हैं कई बुक्स का कॉम्बिनेशन तुमको मिक्सअप बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना।
अपने बुक में देखोगे तो समझ नहीं पाओगे वहाँ क्या क्या जा रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर जो है 3 4 नंबर तुमको देखने को मिल रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में तुमसे कहा यह जा रहा है, क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि तुमको क्या करना है, तुमको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन निकल रहा है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट जाएगी, क्या जाएगी, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो जा रही है वो क्या जा रही है, 4 × 2 + 2 × 1 + 1 × 1 + 3 × 2 + 6 × 3। यार मल्टीप्लाई करा करके बताते क्यों नहीं हो। 2 + 1 + 6 + 8 क्या हमें देखने को मिलता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब कितना देखने को मिलता है, 12 13 6 19 19 18 36 37 37। बोलो बनता है या नहीं बनता है, बन जाता है, क्विट कर देंगे इसी जगह से। अब हम चेक करेंगे इसकी ऑप्टिमिलिटी। पिछली एक्सरसाइज में हम ये मानते थे कि जो सोल्यूशन निकल रहा है बस वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। एक्चुअली वहां पर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकलवाया जाता था, ऑप्टिमल नहीं निकलवाया जाता था, इसलिए जो भी आता था उसको हम क्विट कर देते थे। यहाँ पर तुमसे ऑप्टिमिलिटी जनरेट करवाएगा। ऑप्टिमिलिटी का मतलब समझ रहे हो ना, सोल्यूशन और कितना लिस्ट जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं, सोल्यूशन और कितना लिस्ट जा सकता है, ठीक है। हालांकि इसको पेट्रोलियम वाले एग्जांपल से कनेक्ट करके देखना तो आसानी समझ आता रहेगा कि हम जब ऑप्टिमिलिटी की बात करते हैं इसका सेंस किस बात से जाता है। ऑप्टिमिलिटी चेक करने का तरीका समझेंगे। जो मैट्रिक्स दी होगी, जो मैट्रिक्स दी जाएगी उसको हम नाम देंगे Cij। क्या नाम देंगे, Cij, ठीक है। जो मैट्रिक्स पर एलोकेशंस हो चुके हैं इस मैट्रिक्स को वापस से लिखेंगे, समझते रहना बहुत ध्यान से। 7 3 यहां पर डॉट लगाओ, क्या लगाओ, डॉट, फिर यहां डॉट, फिर यहां डॉट, फिर यहां 3, फिर यहां डॉट, फिर यहां 4, फिर यहां डॉट। डॉट किन जगहों पर आए हैं जानते हो, जहां पर एलोकेशंस हो चुके हैं वहां पर डॉट आए हैं, ठीक है। समझते रहना बहुत ध्यान से। तुमको यहां पर लेना होगा u1 u2 u3, यहां पर लेना होगा v1 v2 v3, अपने मन से सेलेक्ट करोगे, कोई दिक्कत। u1 u2 u3 ये भी वेरिएबल है, v1 v2 v3 ये भी वेरिएबल है। आगे बढ़ा जाए, यहां पर जो नंबर है वो लिखोगे। कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आए। ग्रीन ले रहे हैं। 4 पर एलोकेशन 2 गया था तो इसको 4 लिखोगे। यहां पर एलोकेशन 1 गया था तो 1, 2 गया था एलोकेशन 2 पर, 3 पर एलोकेशन 2 गया है इसलिए यहां पर 3 आएगा, और 6 पर एलोकेशन 3 गया इसलिए यहां पर 6 आएगा। कोई समस्या। ये ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ये ग्रीन वाले वो बॉडीज हैं जिनको एलोकेट हमने किया था, और एलोकेशन के दौरान अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी हमने मिनिमम कॉस्ट निकाली है क्या वो सच में मिनिमम है या उससे मिनिमम और हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं, देखते हैं भाई जरा। तुम्हें क्या करना है, ये जो ग्रीन कलर वाले पोर्शंस हैं इनको अडॉप्ट करना है, और इनके अडॉप्टेशन का तरीका इक्वेशन से बनेगा। इसकी जो पोजीशन जाएगी वो मुझे लगता है u1 और v3 का इंटरसेक्शन होगा, तो ये बनेगा u1 + v3 = 4। अब फिर ये वाला बोलो अच्छा कौन सा चला जाएगा, u2 + v1 = 2। फिर बोलो जरा u2 + v2 = 1। अब बोलो भाई u3 + v1 = 3, और फिर बोलो जरा u3 + v3 = 6। कोई समस्या। तुम लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। क्या है, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है क्या वो सच में ऑप्टिमल है या नहीं है। नहीं, हम ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे, हम Dij निकालेंगे। अगर Dij हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो सोल्यूशन है असल में वही ऑप्टिमल सोल्यूशन है, और अगर वो पॉजिटिव नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, मेरी बात समझ गए। ये बिल्कुल उसी तरीके से कोरिलेट करो, इसको करो जैसे तुम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा सीखा था, बीएससी पार्ट 1 और 2 याद आया। अगर नेगेटिव है तो मतलब क्या है, मैक्सिमा है, पॉजिटिव है मतलब क्या है, मिनिमा है। मेरी बात समझे। तो ये जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, ये ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चल रहा है। इक्वेशंस बना पाओगे यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में तुम यहां तक भी पहुंच जाओगे आसानी से। ये सब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, सिखा करके आए हैं। इसके बाद में क्या करना होता है, हमें केवल उनसे काम कराना है जिनका एलोकेशन हम कर चुके हैं, ये ठीक है। जिनका एलोकेशन कर चुके हैं वो एलोकेटेड वैल्यूज को नहीं लेते हैं बल्कि कॉस्ट को पिक करते हैं, और कॉस्ट को पिक करने के बाद में u1 u2 u3 v1 v2 v3 ये सब वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। इन सारी इक्वेशंस को हल करना होगा। 1 2 3 4 5 कितनी इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं, 6। क्या हल करना संभव है, नहीं संभव है। हल करना संभव है, नहीं संभव है। इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर चतुराई का प्रयोग करना होता है। समझते रहेंगे बहुत ध्यान से। हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक को अपनी तरफ से 0 करेंगे। 0 हमेशा उसको करोगे जिसका एलोकेशन सबसे ज्यादा बार हुआ है। नहीं, मेरी बात समझे। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक एलोकेशन है, इस ब्लॉक को देखो तो u2 के पास 2 एलोकेशन जा रहे हैं, बोलो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और u3 में देखें तो u3 के पास भी 2 एलोकेशन जा रहे हैं, बोलो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। अगर इस ब्लॉक को देखते हैं तो इसमें भी 2 एलोकेशन है, इस ब्लॉक को देखते हैं तो इसमें भी 2 एलोकेशन है, तो उसमें भी 2 एलोकेशन है। चलिए देखें आगे। अब मैक्सिमम एलोकेशन कितने जा रहे हैं, 2। मैक्सिमम एलोकेशन कितने जा रहे हैं, 2, ठीक है। तो हम किसको 0 कर सकते हैं, या तो हम u2 को 0 कर दें या फिर u3 को 0 कर दें।
या फिर V1 को 0 कर दें या फिर V3 को 0 कर दें। मेरी बात समझे, 0 के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज, 4। बुक में किसको 0 किया गया है, जरा 1 मिनट देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। किसको 0 किया गया है, U3 को 0 किया गया है। बुक में किसको 0 किया गया है, U3 को 0 किया गया है। बुक में किसको 0 किया गया है, U3 को 0 किया गया है। बुक में किसको 0 किया गया है, क्या कहा, किसको 0 करोगे, जिसके एलोकेशन सबसे ज्यादा होगा। बुक में किसको 0 किया गया है, U3 को। समझाने के लिए हम चेंज कर रहे हैं, जरा बुक से थोड़ा सा सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। तो हम बता रहे हैं मेकिंग U2 इक्वल टू 0। सेम इसके पास 2 एलोकेशन है तो इसके पास 2 एलोकेशन है। अगर हमारी एल्गो सही होगी तो इस पर भी काम करेगी। तो हमने किसको 0 कर दिया, U2 को। जैसे U2 को 0 करोगे तो जैसे U2 को हमने 0 किया तो यहां से तुमको देखने को मिलता है क्या, V2। जैसे U2 को 0 किया तो V2 की वैल्यू 1 आ गई। फिर हमने U2 को यहां 0 कर दिया तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। V1 की वैल्यू 2 आ गई। फिर हमने क्या कर दिया, V1 को उठाया ला करके यहां रख दिया तो U3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। फिर हमने V3 तो निकालना है, U3 की वैल्यू को उठाया ला करके यहां रख दिया तो V1 की वैल्यू, V3 की वैल्यू 5 आ गई। यहां से हमने क्या अच्छा कर दिया, यहां से क्या किया, U1 चाहिए भाई, U1 V3 को उठाया ला करके यहां रख दिया तो U1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़ा जाए आगे। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को तुमको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। ठीक है, एक नई टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे और इस नई टेबल में U1 U2 U3 की वैल्यूज रखोगे, 0 1 -1। यहां से V1 की वैल्यू 2, V2 1 और 5। बोलो चलेगा या नहीं चलेगा, ध्यान देते रहना। यहां पर जो एलोकेट किए गए हैं उनको नहीं टच करोगे। बढ़ा जाए आगे, बढ़े आगे। जो ब्लैंक एंट्रीज बच रही हैं इनको फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ UI प्लस VJ। ये पोजीशन जो है ये किसकी पोजीशन होगी, इसकी और इसकी। तो यहां पर एलिमेंट क्या फिल होगा, 2 फिल होगा। जैसे इसकी बात करें तो यहां पर एलिमेंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा, जब हाँ ऐड कर रहे हैं 5 और 0 को ऐड किया तो ये आ गया। जैसे मान लो हमें यहां पर एंट्री चाहिए तो ये जो पोजीशन है ये किसकी पोजीशन है, ये V2 और U1 की पोजीशन है। जैसे ही हमने ऐड किया तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, +1 देखने को मिलता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, समझ गए। ये वाली जो स्टार्टिंग में जो हमने अडॉप्ट की थी इसको हमने क्या नाम दिया था, CIJ। और ये जो अभी हमें मैट्रिक्स मिलेगी, इस मैट्रिक्स को जानते हो हम क्या नाम देंगे, इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे UI प्लस VJ। क्या नाम देंगे, UI प्लस VJ। समझते रहना भैया ध्यान से, UI प्लस VJ 10 नंबर में सवाल आता है। ठीक है, UI प्लस VJ समझने का प्रयास करेंगे। हम एक नई मैट्रिक्स प्रिपेयर करने जा रहे हैं जिसका आउटपुट होगा DIJ। क्या होगा, और ये इक्वल होगा CIJ माइनस UI प्लस VJ के। ये क्या चल रहा है, UI, ये क्या चल रहा है, VJ। अब CIJ कौन सी मैट्रिक्स है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। हाँ, वो पॉइंट ही रहेंगे, वो पॉइंट, बाकी जो बच रहे हैं उनको माइनस करेंगे। देखो ब्लू कलर वाले जरा ध्यान देंगे, 7 में से 1 चला गया। देखो वो UI और VJ से मतलब नहीं है, ये जो हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स है, इस कॉस्ट मैट्रिक्स को इस कॉस्ट से तुमको अडॉप्ट करना होगा। जहां पर डॉट है उसके साथ में कुछ नहीं करोगे, वो एलोकेशन हमें चेक करना है सही है कि गलत है। बाकी जो बच रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे 7 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। यहां से 3 में से 0 चला जाएगा तो 3, और फिर वो ऐसे ही रहेगा। 3 में से 5 चला जाएगा, -2, यहां से ये अपनी जगह पर रहेगा। यहां से 4 में से 2 जाता है तो 2, फिर यहां से 3 डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट। मेरी बात समझे या नहीं समझे। इस मैट्रिक्स को हम नाम क्या देते हैं, इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं DIJ। DIJ का मतलब समझ रहे हो, बल्कि इसको तुम ऐसे ना लिख करके कुछ इस पैटर्न पर मेंशन करो, DIJ। अब याद रखना DIJ की जितनी एंट्रीज हैं वो सब पॉजिटिव होनी चाहिए। DIJ की कितनी एंट्रीज पॉजिटिव होनी चाहिए, सारी एंट्रीज पॉजिटिव होनी चाहिए। कितनी एंट्रीज पॉजिटिव होनी चाहिए, सारी एंट्रीज पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देते रहना। अगर कम से कम कोई एक एंट्री भी निगेटिव जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। नहीं, मेरी बात समझे। हम बताएंगे, क्या बताएंगे, सिंस D23, ये 2 3 पोजीशन तो निकलेगी, सेकंड रो थर्ड कॉलम, D23 इक्वल्स टू -2 क्या है, लेस देन 0 है। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। क्या इंप्लाइज कर रहा है, सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। यानी ये जो भी हमने सोल्यूशन निकाला है, ये सोल्यूशन एक्चुअल में आंसर नहीं है, इससे छोटी वैल्यू आ सकती है हमारे पास। अब हम उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करेंगे,
उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसी को बोलते हैं मूविंग टू ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं? मूविंग टू ऑप्टिमल सोल्यूशन। समझने का प्रयास करेंगे भाई। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि किसी भी तरीके से डीआईजे हमारा पॉजिटिव हो जाए, यानी सोल्यूशन अगर ऑप्टिमल होता, अगर सोल्यूशन सच में ऑप्टिमल होता तो ये हमको निकाल करके देता डीआईजे ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये मिल रहा है तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि सोल्यूशन ऑप्टिमल है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो मतलब सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। इस जगह से थोड़ा सा बड़ा रहे और इस जगह पे थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, समझने का प्रयास करेंगे। जो वैल्यू तुम्हारे पास आई है निगेटिव, तुम उसको थीटा पर पिक करोगे। किस पर पिक करोगे? थीटा पर। ध्यान देते रहना इसी जगह से, क्योंकि ये स्टेप जो है, ये स्टेप हमारे सिखाने से नहीं आएगा। ठीक है, ये लूप तैयार होगा, एक हमको लूप तैयार करना है, तो अब हम लूप तैयार करने जा रहे हैं। यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रिपेयरिंग अ लूप, और लूप तैयार करने के लिए 6 3 डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 2 माइनस डॉट। तुमको एक इस तरीके से लूप तैयार करना होगा कि बैलेंसिंग किसी की डिस्टर्ब नहीं हो। अगर तुम किसी से एक एलोकेशन लोगे तो जितना एलोकेशन लोगे उतना ही एलोकेशन सामने वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, जो वैल्यू नेगेटिव जा रही है, जो वैल्यू ब्लैक कलर का है, जो वैल्यू नेगेटिव जा रही है उसको तुम थीटा पर पिक करोगे। किस पर पिक करोगे? थीटा पर। लूप कैसा भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लूप प्रिपेयर होता है। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रन करा रहे हैं। जहां एलोकेशन नहीं होगा उसको तुम्हें छोड़ना होगा, और लूप हमेशा फेस टू फेस रन होगा। कैसे रन होगा? फेस टू फेस। ऐसा नहीं होगा कि इसको इसके साथ अटैच करा दोगे, डायगोनली नहीं रन होगा। कोई समस्या? थीटा पे किया तो ये इससे अटैच होगा। यहां कहीं एलोकेशन है? कोई एलोकेशन नहीं है। तो जब लूप को तुम आगे बढ़ाओगे तो ये लूप इसको क्रॉस करके यहां पर आएगा, इसके पास। कोई समस्या नहीं? मेरी बात समझे। आगे बढ़ा जाए, किसी से भी कर लो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों से सेम मीनिंग है। ये इसके पास आएगा। ठीक, हमने कहा था लूपिंग फेस टू फेस होगी, इसको नहीं टच करोगे। यहां से आओगे, इसको क्रॉस करते हुए वापस से इसके पास आओगे। हाँ नहीं, या उससे मतलब नहीं है। देखो, अगर इनके कहने का मतलब ये है कि लूप अगर हम ये ना तैयार करें, ऊपर से तैयार करें, तो यार इसके बाद फिर ये वाला हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ले लिया तो इसके ठीक सामने ये वाला नंबर आएगा, और फिर वो अडॉप्टेबल नहीं, उसके पास कोई एलोकेशन नहीं है, तो उसको पिक नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझे? तो लूपिंग जो चलेगी वो फेस टू फेस चल रही होगी, इसलिए ये वाला नंबर नहीं आएगा। आएगा यही हमारे पास। इस नंबर को ले नहीं सकते थे, क्योंकि अगर इसको लेते तो इसके ठीक सामने फिर इसको लेना पड़ता, इसके पास एलोकेशन नहीं था। इसलिए हमारे पास एक ही लूप तैयार हो रहा है, और वो लूप हमारे पास ये तैयार हो रहा है। बोलो बात समझे या नहीं समझे? नहीं, मेरी बात समझे? समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये जो डॉट वाली पोजीशन है इसको प्रॉपर नहीं समझे? बोलो कहां से नहीं समझे? हमें इस -2 को +2 में कन्वर्ट करना है। जो वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको थीटा पर पिक कर लोगे। किस पर पिक करोगे? थीटा पर। कोई समस्या यहाँ तक? अब ये जो हमने थीटा पर पिक किया हुआ है, यहाँ पर थीटा आ गया, और लूपिंग करोगे जहां पर एलोकेशन हुआ है केवल उन जगहों पर। तो यहाँ पर एलोकेशन था, यहाँ था, यहाँ था, एक यहाँ भी था, लेकिन लूपिंग फेस टू फेस होगी, तो ये यहाँ से इस पर आएगा, फिर ये इस पर तो जा नहीं पाएगा, एलोकेशन ही नहीं है, इसी पर जाएगा। इस पर जाने के बाद ठीक इसके सामने का एलोकेशन होना चाहिए, तो वो यही हमको दिख रहा है, तो इस पर जाएगा। इसको ड्रॉप करेंगे और फिर इस पर आ जाएंगे। और ये देखो एक पूरा एक, हाँ, अगर यहां पर होता है क्या एलोकेशन, तो यही लूप तैयार हो जाता। अब मेरी बात समझे? अभी भी नहीं समझे? इसके पहले भी कहा इन्होंने, जब कि अगर यहां पर ले लेते तो अभी कहा ना कि इसके ये एलोकेशन है, तो यहां भी एलोकेशन होता तो हम ये वाला लूप एक तैयार कर लेते, बड़ा वाला। लेकिन देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते तो होती दिक्कत। समझने का प्रयास करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में हमको समझ नहीं आता। मान लेते हमने इसको दे दिया, अब इसको देते, फिर इसके बाद यहाँ कहीं लूप ही ना चल पाता, क्योंकि हमने कहा कि लूप कभी वर्टिकल मतलब पलट या पलट लाइन पर नहीं चलेगा, लूप चलेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर। देखो, तुम्हारी बात हमने ये ली। अब इसके बाद यहाँ दोनों के पास एलोकेशन है, तुम स्टॉपेज तुम्हारा कहाँ होगा? नहीं समझे? अगर तुम इसके बाद सीधे इस पे आओगे तो फिर ऐसे घूम के नहीं आ पाओगे ना, फिर तुम्हें सीधे इसे आना पड़ेगा। और तो ये भी तो ऐसी तिरछाई तो आओगे। बोल तो नहीं, टिल्ट या पलट लाइन का इस्तेमाल नहीं होगा, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी भी नहीं समझे? समझ गए? इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज से रन नहीं कराया। किसी से भी करा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे क्लॉकवाइज से रन कराना और चाहे किससे, एंटी क्लॉकवाइज से रन कराना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कितना कहाँ क्या ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, बस यही एक चमत्कारी बात है, और इसी को जरा समझने का प्रयास करते हैं। ये -2 था, ये क्या था? हाँ, यहां तक कोई समस्या? अभी भी नहीं समझ आया? फिर एक्सप्लेन करें। हाँ बोलो, नहीं समझ आ रहा है? इसको पॉजिटिव करना है, ये निगेटिव है। ये तभी पॉजिटिव होगा जब इसको हम क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे। इसमें हमें क्या है, कुछ ऐड करना होगा। तो नीचे वाले में क्या करना होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर इसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो फिर इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो फिर इसमें क्या होगा, और देखो ये पूरा एक लूप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला एलोकेशन हमारे पास क्या जा रहा था, 3 जा रहा था। ये गया था एलोकेशन 3, ये एलोकेशन यहां पर आएगा, और इस 3 पर थीटा माइनस होगा। ठीक, वो वाले पर एलोकेशन कितना गया था, 2।
इस 2 पर थीटा प्लस होगा, ठीक। फिर जब यहाँ थीटा प्लस हुआ है तो यहाँ पर कितना एलोकेशन किया था, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर जब आगे बढ़े तो फिर ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तुम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मिनिमम एक फंक्शन रन कराओगे मिनिमम का, इस मिनिमम फंक्शन में वही आएगा जो जो जिसका थीटा निगेटिव होगा। थीटा निगेटिव किसका है, कोई समस्या नहीं समझे। यहां से देखो तो 2 माइनस थीटा करने पर थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। मेरी बात समझे। अब ये तुमको बुक में दिया नहीं गया, इसलिए बुक में कुछ जगहों पर तुम देखोगे तो कुछ जगहों पर थीटा 1 लिया जाएगा, कुछ जगहों पर 3 लिया जाएगा, कुछ जगहों पर 4 लिया जाएगा। तो एडॉप्टेशन का तरीका क्या वो तुमको बता दिया है। मिनिमम फंक्शन में कौन सा थीटा रखा जाएगा, मिनिमम फंक्शन में कौन सा थीटा रखा जाएगा, जो थीटा निगेटिव होगा। ये देखो माइनस का थीटा, ये देखो माइनस का थीटा, वही थीटा यहाँ पर आएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ये थीटा उठाना है, वापस इसी लूप के अंदर रखना है। जैसे तुमने लूप के अंदर रखा तुमको आउटपुट देखने को मिलेगा 6 3, हाँ 3, अरे तो थीटा बड़ा नहीं हो जाएगा, थीटा तो तुमको लिस्ट यहाँ फंक्शन नहीं लगा हुआ मिनिमम फंक्शन, इसीलिए मिनिमम फंक्शन रन ही करा रहे हैं, जो सबसे छोटा आएगा वो आएगा हमारे पास। आगे बढ़ा जाए, यहाँ से देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। थीटा की वैल्यू क्या आई है, एक तो ये डॉट हो जाएगा, इसको जरा अलग कलर से कर रहे हैं। यहाँ पर थीटा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 0 चला जाएगा। जो एक्चुअल नंबर है उनको फिल करेंगे। एक्चुअल नंबर हमारे पास क्या क्या थे, यहाँ पर 2 के लिए एलोकेशन था, यहाँ पर 3 के लिए एलोकेशन था, यहाँ पर 6 के लिए एलोकेशन था और यहाँ पर 4 के लिए, बस 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 यहाँ पर 3 के लिए एलोकेशन गया है। किसके लिए एलोकेशन गया है, 3 के लिए, ठीक। ये मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट दिया जा रहा है जो ग्रीन से लिखा हुआ है। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। अब तुमको क्या करना है भैया, एक्चुअल मैट्रिक्स को ट्रेस करना है। यहाँ पर क्या है 2 3 5, यहाँ पर क्या है 4 1 5 6 3, ये सब जो एंट्रीज हैं इनको यहाँ से हटा रहे हैं, इनकी जगह पर एक्चुअल मैट्रिक्स की एंट्रीज को फिल कर रहे हैं। क्या चल रहा था, 7 चल रहा था, फिर 3 चल रहा था, बोलो क्या हो गया, बढ़े आगे। 7 3, यहाँ पर क्या चल रहा था 4 2, यहाँ क्या चल रहा था 2, यहाँ चल रहा था 1 1, फिर यहाँ क्या चल रहा था, बाकी सब ठीक है, यहाँ चल रहा था 4। ये हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स आ गई है। अब तुम देखोगे कि डिमांड और सप्लाई जो है वो प्रॉपर बैलेंस है या नहीं है। 4 1 5, 2 और 1 3, 2 4 1 2 2 4 1 5। मेरी बात समझे नहीं समझे, मेरी बात समझे। डिमांड और सप्लाई क्या है, बैलेंस है। नंबर ऑफ एलोकेशन चेक करो, नंबर ऑफ एलोकेशन हमारे पास कितने होने चाहिए, 7। 1 2 3 4 5 6, अरे 6 आ रहे हैं, गलत कैसे हो गया, 5, 3 और 3 भाई 3 का है, 7 अच्छा पिछले वाले में था, 3 और 3 6, 6 में 1 चला गया तो 5। तो एलोकेशन हमारे पास कितने जनरेट हो रहे हैं, देखो एलोकेशन 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। लेकिन याद रखना कि 2 पर एलोकेशन कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। 0 एलोकेशन का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब ही नहीं है। एलोकेशन वापस से कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5, कोई समस्या। अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ से मिनिमम कॉस्ट जनरेट करेंगे। मिनिमम कॉस्ट 4 दूनी 8, फिर यहाँ से 1 6 12 6, ऐड करो जरा, बताओ कितना आ रहा है, 6 6 12 12 24 1 25, 5 3 और 3 33, 33 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर ये मिनिमम सोल्यूशन देख रहे हो तो ये मिनिमम सोल्यूशन सच में इससे छोटा है, ठीक। इसका मतलब जो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट है वो हमको सही आंसर बता रहा था, ऑप्टिमिलिटी बता रही थी कि जो हमने अलॉट किया है वो गलत अलॉटमेंट है। अगर बात को चेंज कर देंगे तो हमारा आउटपुट सही हो जाएगा, और ये हमको सही करने के बाद मिल रहा है। तुम्हारा आंसर एक बार में, ये जो 6.2 है इसमें तुमको एक बार में आंसर मिल जाएगा। जब हम अगली एक्सरसाइज पर आएंगे तो देखो हमें क्या करना होगा कि जब हम एक बार लूप रन कराएंगे तो हमको फिर से डीआईजे निकालना होगा। अगर डीआईजे पॉजिटिव आ जाता है तो मतलब लूप सही कंप्लीट हुआ है, अगर वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, लूप में कुछ गड़बड़ी है। नहीं मेरी बात समझे, हाँ फिर आगे प्रोसीड करेंगे और फिर यही प्रक्रिया बस बार बार रिपीट होती रहेगी, एक बार जब तक कि डीआईजे पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। एक बार पूरा सोल्यूशन हम आपको फिर बता रहे हैं, और मैं कह रहा था इसका सेकंड मेथड बताने के लिए, तो आप क्योंकि समय नहीं है, समय बहुत ज्यादा हो गया, घर में जाकर के सिंपलीफाई करना। तुम इसमें कुछ नहीं करना, सीधे वॉगल लगा देना। कौन सा मेथड, वॉगल अप्रोक्सीमेशन। तुम देखोगे एक बार में वॉगल लगाओगे तुम सीधे इसी मैट्रिक्स को गेन करोगे, सीधे तुमको ये मिलेगी। अब मेरी बात समझे, क्यों बार बार फोर्स कर रहे थे कि तुमको वॉगल ही सीखना है, क्योंकि वॉगल अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है वो सबसे सटीक ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। मेरी बात समझ रहे हो, इसके अलावा बाकी कोई मेथड लगाओगे तुमको दिक्कत होगी। अब देख रहे हो वॉगल नहीं अप्लाई किया इसलिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, वहां मुझे 2 स्टेप फास्ट भी करने पड़े,
वीडियो में देखोगे तुमको समझ में आएगा, क्योंकि पहले कुछ मैट्रिक्स और फिर हमने कहा था इसको रफ करके हम एक्चुअल लिख रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार पूरा सोल्यूशन फिर से बता रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए कह रहे थे कि क्वेश्चन में अगर मेंशन हो जाए कि आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना है तो वही करना है। अगर कुछ नहीं मेंशन हो, तुमसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछे तो क्या लगा देना है? वॉगल लगा देना है। इस सॉल्यूशन में भी सीधे वॉगल लगा देना, तुमको एक बार में वो मैट्रिक्स मिल जाएगी। पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से कहा गया कि इसको सॉल्व करो, चेक करो कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। अगर तुमसे कहेगा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, तो इस बात की क्या बोलते हैं, वैलिडिटी के लिए तुमको क्या निकालना होगा? डीआईजे निकालना होगा। डीआईजे के लिए हमारे पास फॉर्मुला होता है सीआईजे माइनस यूआई प्लस वीजे। सीआईजे हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स होती है जो हमको दी गई होती है, यूआई प्लस वीजे मैट्रिक्स हम गेन करते हैं। इसके लिए जिस मेथड को मेंशन करेगा उस मेथड को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद में जहां कहीं भी एलोकेशंस क्रिएट होंगे उन एलोकेशंस पर हमें डॉट क्रिएट कर देना होता है। डॉट क्रिएट कर देने के बाद हम ये जो डिमांड और सप्लाई है, इसको हम डिमांड सप्लाई को यूआई और वीजे से रिप्रेजेंट करने लगते हैं, ये यूआई और ये वीजे। इसके बाद कहां जहां जहां एलोकेशंस क्रिएट हुए हैं उन जगहों पर देखते हैं कि उसकी पोजीशन क्या, जैसे ये 4u और प्लस u1 प्लस v3 की पोजीशन है। ये अगर ये और ये लाइन ट्रेस करेंगे तो ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट होगा। यहां से तुम्हारे पास कुछ इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस में हमेशा नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होंगी, इसलिए हल करना संभव नहीं होगा। इसलिए तुमको देखना होगा कि सबसे ज्यादा एलोकेशंस किसके पास गए हैं। इस बात का खास ख्याल रखोगे, जिसके पास सबसे ज्यादा एलोकेशंस होंगे उसी वेरिएबल को जीरो करोगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास u2 और u3 दोनों में दो एलोकेशंस जा रहे थे, तो चाहे u2 को जीरो करते चाहे u3 को जीरो करते, दोनों से सेम आंसर आता। और उत्तर की पुष्टि के लिए बुक में u3 को शायद जीरो किया गया था और मैंने u2 को जीरो किया, और देखो आंसर दोनों लोगों का सेम टैली हो रहा है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, बस ये याद रखना कि जिसके पास जितने ज्यादा एलोकेशंस वही सबसे ज्यादा जीरो में कन्वर्ट किया जाएगा। ये एक वेरिएबल निकाल लेने के बाद इन वेरिएबल्स को तुमको यहीं पर प्लॉट कर देना होगा, u1 u2 u3 और v1 v2 v3 के प्लेस पर। ये जहां पर एलोकेशंस है उनको टच नहीं करोगे, क्योंकि इसी को तो चेक करना है, इसी को तो पता करना है कि जो हमने प्लॉट किया है प्लॉटिंग सही है कि गलत है, इसलिए उनको टच नहीं करोगे। बाकी जो ब्लैंक एलिमेंट्स होंगे, ब्लैंक पोजीशंस होंगी, वहां पर तुम क्या करोगे? ui प्लस vj निकालोगे, और इस मैट्रिक्स को हम नाम क्या देते हैं? ui प्लस vj मैट्रिक्स। ये ui प्लस vj मैट्रिक्स आ गई है। एक्चुअल मैट्रिक्स ये वाली जो थी, ये कौन सी थी? cij। हमने क्या किया? cij में से ui प्लस vj कर दिया भैया, सब्ट्रैक्शन के बाद में हमको ये आउटपुट देखने को मिला। यहां पर अगर तुम्हारे सारे इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया? dij। dij कैसा होना चाहिए? dij कैसा होना चाहिए? dij, ये देखो भैया, dij कैसा होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 0। ये देखो यार लिखा हुआ है, हम कहीं लिखे तो थे। dij हमेशा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई और जे मतलब समझ रहे ना, रो और कॉलम, मतलब हर एलिमेंट जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो एक एलिमेंट कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। एक एलिमेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमलिटी टेस्ट। कोई पूछेगा व्हाट इज ऑप्टिमलिटी टेस्ट, या शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है डिफाइन ऑप्टिमलिटी टेस्ट। डिफाइन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यही जो बता रहे हैं इसी को धर के छाप देना कायदे से। ऑप्टिमलिटी टेस्ट के बाद में अब हमको क्या करना होता है? हमको लूप तैयार करना होता है। क्या तैयार करना होता है? लूप। देखो लूप तैयार करने का कोई मेथड नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। लूप तैयार करोगे और लूप तैयार कर देने के बाद में इसमें तुमको पता है कि जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है उसको थीटा से रिप्रेजेंट करोगे। क्लॉक वाइज रोटेट कराना, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कराना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से रोटेट कराते हैं। अपनी कॉम्प्रेसिबिलिटी के हिसाब से हम चेक करते हैं। जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है, इसलिए उसमें कुछ ऐड करेंगे। अगर इसमें कुछ ऐड किया तो इसमें सेपरेट करना पड़ेगा, इसमें सेपरेट किया तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड किया तो इसमें सेपरेट करना पड़ेगा, इसमें सेपरेट किया तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ये लूप तैयार होने लगेगा। लूप, इस बात का खास ख्याल रखना कि लूप में किसी भी तरीके से टेल्ट या पेल्ट लाइन का इस्तेमाल नहीं होता है, तिरछी लाइनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। या तो ये वर्टिकल चलेंगी या फिर ये हॉरिजॉन्टल चलेंगी। लूप कुछ ऐसा नहीं है कि हमेशा स्क्वायर तैयार होगा या रेक्टेंगल तैयार होगा। लूप ऐसा भी तैयार हो सकता है एल शेप पर। मेरी बात समझे? लूप कैसा भी तैयार हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अब लूप तैयार कर देने के बाद में तुमको ये फंक्शन रन कराना होगा, मिनिमम फंक्शन। इस मिनिमम फंक्शन में वही वाली वैल्यूज रखी जाएंगी जिसमें थीटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जैसे ये वाली वैल्यू नहीं ली, क्यों नहीं ली? क्योंकि इसमें थीटा क्या है? पॉजिटिव है। वो ऑलरेडी उसका कुछ ज्यादा पता नहीं है, थीटा ये अकेला ये बेकार है, इसलिए यहाँ से हमने इन दोनों को लिया। अब इन दोनों में ये खुद ही लिखा हुआ मिनिमम फंक्शन। जैसे अभी एक कोई व्यक्ति पूछ रहा था कि ये वाला क्यों नहीं ले लिया, उसमें लिखा हुआ मिनिमम फंक्शन कैसा मिनिमम है, जो छोटा है वो लेना है। थीटा की वैल्यू लिस्ट किसमें जनरेट हो रही है? इसी में जनरेट हो रही है, थीटा इक्वल टू 2 आएगा। जैसे थीटा इक्वल टू 2 आएगा उठा करके पूरे सिस्टम पे रख दोगे, पूरे लूप पर रखोगे, लूप तुमको नए तरीके से डिफाइन कर दिया जाएगा। ये देखो तुम्हारा एक न्यू लूप तैयार है। ये न्यू लूप तैयार कर देने के बाद में तुम्हारा आउटपुट आ जाता है। हालांकि उत्तर यहीं पर खत्म नहीं होता है, इसकी अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हमको ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। इस लूप को भी हम चेक करेंगे और पता करेंगे कि जो लूपिंग हमने की है वो सही की है या नहीं की है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आज क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।